नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए और धीरे धीरे सारे कोर्स को कंप्लीट करते रहिए। पहले हम लोग गणित ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के बचे सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस समय संख्या पद्धति में पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता के नियम में हमने देखा है कि किस तरीके से संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, देखिए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से, इन संख्याएं दिए गए निम्न अंकों से संख्याएं किस प्रकार विभाजित होती हैं। और हर एक का नियम हमने 2 बार 3 बार पढ़ा है, उसको दोहराया है। पहले सर्वप्रथम एक काम करते हैं कि विभाज्यता के नियम को ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर से एक बार सारी चीज़ों को हम दोहराते हैं। तो चलिए एक बार पुनः हम देखते हैं। 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब अगला टॉपिक हमारा है 9 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए दोस्तों, आप पढ़े हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग वो कटना चाहिए किससे? 3 से कटना चाहिए। यदि किसी भी दी हुई संख्या में उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। क्योंकि हम 9 को क्या लिखते हैं? 9 को लिखते हैं 3 गुणे 3, ठीक है। तो यह भी, इसमें भी 3 ही सम्मिलित है। तो अब अगर देखा जाए तो 9 से विभाजित होने का नियम बस इतना सा है कि यदि 9 से वो संख्या विभाजित होगी, यदि दिए हुए संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। यह बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 3 के जैसा है कि यदि किसी भी दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगी? 9 से कट जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। 729 क्या हो गया? 729 है। अब आप देखिए इसके अंकों का योग करिए। 7 धन 2 धन 9, 7 2 9 9 18 हो गया। 18 में आप 9 से भाग दीजिए, देखिए जा रही है कि नहीं? 9 दूना 18, अतः यह संख्या 9 से विभाजित होगी। जिस प्रकार 3 में अंकों का योग, ये जो अंकों का योग है ये 3 से कटना चाहिए, ठीक उसी प्रकार 9 में अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ उसको देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में दिया है 29,034, ठीक है। 29,034, इसके अंकों का योग आप करिए। 9 2 11, 0 11, 3 14, 4 18। कितना हो गया दोस्तों? 18। 18 में 9 से भाग दीजिए, 9 दूना 18, अतः ये संख्या किससे कटेगी? 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? 10 से विभाज्यता का नियम। तो यह इससे आसान कुछ है ही नहीं। 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई के अंक पर क्या होगा दोस्तों? 0। क्या होगा? 0। 10 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई के स्थान पर क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 9,850 है। देखिए इकाई के अंक पर 0 है तो यह 10 से कट जाएगी। बस एक चीज़ देखना है, इकाई के अंक पर क्या हो? 0। अभी हम एक चीज़ और देखेंगे। अब बताइए आपकी, अगर 0 है तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो वह संख्या किससे किससे विभाजित होगी? सबसे पहले तो 2 से विभाजित होगी, फिर 5 से होगी, फिर किससे होगी? 5 से होगी, और फिर किससे होगी? 10 से होगी। बाकी की शर्तें दहाई का भी अंक देखेंगे तब जान पाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? दी हुई संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। और 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? यदि दी हुई संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित हो जाएगी। साथ ही साथ मेरा आपसे एक निवेदन है, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। जैसे ये कहने वाली बात नहीं है, ये आप अपने से भी करते होंगे या करते हैं, या मेरे कहने के बाद कीजिएगा कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। तो इससे आपका भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। सब लोग आसानी से पढ़ेंगे, परीक्षा को पास करेंगे और द परफेक्ट स्टडी चैनल का भी नाम रोशन होगा। साथ ही साथ आप हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएँ हैं। आप मेहनत करते रहेंगे तो आपका भी, आपके परिवार का, हमारा और इस चैनल का सबका नाम रोशन होगा
उस सब चीज़ों के लिए हम आपके साथ लगे हुए हैं और हमेशा आपके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित होती रहती हैं। चलिए 10 से विभाज्यता के बाद अब हम पढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है 19,000 ये लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 19,87,650 इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए 11 से विभाज्यता के नियम जो है वो ये है कि यदि कोई दी हुई संख्या है, ठीक, दी हुई संख्या है, दी हुई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, ध्यान से समझिएगा, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग। अब कैसे होगा ये? जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 1331, तो बताइए सम कौन कौन सा है? पहला तीसरा अंक स्थान सम विषम होगा, दूसरा चौथा स्थान क्या होगा? सम होगा। अब आप देखिए 3 1 4 3 1 4। अभी इसको समझिएगा आप बाद में, पहले ध्यान से सम स्थान और विषम स्थान को समझते हैं। चलिए एक बार देखिए, मान लीजिए मैं कह दिया ABCDEF, ये कोई संख्या है। ABCDEF ये कोई एक संख्या है या अंकों का समूह है। अब इसको करना क्या है? A कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, B दूसरे स्थान पर, C तीसरे स्थान पर, D चौथे स्थान पर, E पाँचवें स्थान पर और F छठवें स्थान पर। अब क्या कह रहा है? जो विषम है 1 3 और 5 ये क्या है? विषम स्थान है, यानी कि A + C + E। दूसरा क्या है? सम स्थान कौन है? 2 4 और 6, यानी कि B D और F, B + D + F। आप समझ गए? सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, ये निकाल लिया आपने। अगर इतनी समझ गए हो इस बात को तब हम आगे बढ़ें। देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, ABCDEF मान लीजिए 6 अंकों वाली कोई संख्या है और हमें यह पता करना है कि यह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम इसके सम और विषम स्थानों की बात करेंगे। सबके नीचे मैंने उसका स्थान लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां। तो पहला तीसरा और पांचवा, आप देखिए पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, यानी कि A C और E का योग यहाँ हमने कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा, अगला जो नियम कहता है सम स्थान के अंकों का योग 2 4 6, इसके अंकों का योग क्या है? B D और F। देखिए B D F कर लिया। अब जो है जो मूल बात है वो ये है कि इनके योग का, एक सम स्थान के अंकों का योग कर लिए, एक विषम स्थान के अंकों का योग कर लिए। अब इनके योग का अंतर जो हो, अंतर वह क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। ठीक है, अब पुनः हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 71 27 362। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों, 71 27 362। देखिए मैं पहले विषम स्थान के नीचे टिक कर रहा हूँ, ठीक, इसी पेन से, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान। ठीक है, देखिए पहला तीसरा पांचवा सातवां, ये विषम स्थान हो गए। इसको जोड़िए, 7 2 9 3 12, 12 2 14, यहाँ 14 लिख दीजिए आप। अब सम स्थान के अंकों का योग आप निकाल लीजिए। देखिए 1 7 8 और 6 14 हो गया 14। विषम स्थान के अंकों का योग 14 हो गया, सम स्थान के अंकों का योग 14 हो गया और इनका अंतर निकाले तो यह कितना हो गया? 0। अगर सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आए तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। अब देखिए इसके विषम स्थानों का योग हो गया 14 और सम अंकों के स्थानों का योग हो गया 14, दोनों का अंतर हो गया 0, यानी कि ये संख्या 11 से कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 1331, छोटा सा एग्जाम्पल,
पहला स्थान इसका ये है, ये तीसरा स्थान है, ये दूसरा स्थान है और ये चौथा स्थान है। पहले तीसरे स्थान को जोड़िए, कितना हो गया 4। दूसरे और चौथे स्थान को जोड़िए, क्या हो गया 4। दोनों का अंतर निकालिए, क्या हो गया 0। अतः यह संख्या क्या होगी 11 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि 71,27,362 में सम स्थान के अंकों का योग। देखिए सम स्थान के अंकों का योग 6, 7, 1 14 हो गया। विषम स्थान 7, 2, 3, 2 7, 2, 3, 2 14, ये हो गया 14, यह हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया 0 के बराबर हो गया। अतः यह संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए एक बार पुनः आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई भी संख्या लिखी है PQRST, ठीक है। मान लीजिए ये कोई संख्या लिखी हुई है। मैं बार बार अंक इसलिए नहीं लिखता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। P देखिए कौन से स्थान पर है दोस्तों, पहले, Q दूसरे पर है, R तीसरे पर है, S चौथे पर है, T पाँचवें पर है। आप ये समझिएगा एक चीज़ यहाँ पर ये ज़रूरी है समझना कि आप इसमें जो दी हुई संख्या है इसमें आप सम विषम नहीं देख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। आप उसके स्थान के अनुसार सम विषम देख रहे हैं। देखिए उसके स्थान के अनुसार P पहले स्थान पर, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मैं इधर से इधर लिख रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक तरफ से क्रम से होना चाहिए। अब विषम स्थान क्या होता है, 1, 3 और 5 होता है। तो ये क्या हो गया P + R + T, ये हो गया। सम स्थान क्या हो गया 2 और 4 यानी Q + S। अब इन दोनों का योग कर लिए, इन दोनों को आपस में घटा लिए, या तो ये 0 आना चाहिए या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। चाहे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, 66 हो, कुछ भी हो, लेकिन या तो 0 हो या तो जो शेषफल आए वह 11 से कट जाए। जब ढेर सारा प्रश्न करेंगे तो हम इसको आसानी से समझेंगे दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 12 से विभाज्यता का नियम, तो आप ये बिल्कुल आसानी से जानते हैं कि 12 को हम क्या लिखते हैं 3 × 4। जो संख्या 3 के नियम को और 4 के नियम को, 4 से विभाज्यता के नियम को, 3 से विभाज्यता के नियम को पूरी करेगी वह संख्या 12 से भी कटेगी। यानी जो संख्या 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, वह संख्या 12 से अपने आप कट जाएगी। और जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है 5,48,376, 5,48,376 हम यहाँ देखते हैं 5,48,376 यह नंबर है। देखिए पहले यह 3 से शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं। 3 से शर्त पूरा करने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 5, 4, 9, 8, 17, 3, 20, 7, 27, 27, 6, 33। 33 में देखिए आप 3 से भाग दीजिए, भाग जा रही है, 11 बार में चली गई, यानी 3 से ये संख्या कटेगी। 4 से कटने के लिए क्या है, 2 से कटने के लिए इकाई का अंक, 4 से कटने के लिए इकाई और दहाई का अंक, 8 से कटने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक। अब देखिए ये इकाई और दहाई का अंक जो 76 है, ये देखिए 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 3, 4 9 36, कट गया। ये संख्या 3 से भी कट गई, 4 से भी कट गई, अतः यह संख्या 12 से भी कट जाएगी। जो संख्या 3 से कटने का और 4 से कटने के नियम को पूरा करती है वह संख्या 12 से भी आसानी से कट जाएगी। तो इस प्रकार हम 12 के नियम को पढ़ लिए दोस्तों। चलिए इसके आगे क्या है, आगे देखते हैं 13। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित होगी कब, जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा किया जाए। अंतिम अंक को यानी इकाई के अंक को क्या करें 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए। अब देखिए शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए, इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। चलिए देखिए कैसे, जैसे 689 में अंतिम अंक क्या है 9 है। 689 में अंतिम अंक 9 है। अब 9 में 4 का गुणा करना है, 9 चौको 36, 36 हो गया। अब जो शेष बचा 68, जो शेष बचा 68, अब उसमें क्या करना है 68 + 9 चौको 36, कितना हो गया 104। 104 में 13 से भाग देंगे तो 13/104 कट गया ये संख्या, इसलिए यह संख्या 13 से विभाजित होगी। करना क्या है एक बार फिर से इसको समझते हैं। आपके सामने कोई भी संख्या लिखी हुई है, ABCD लिखा हुआ है, आप कुछ मत करिए,
डी जो अंतिम अंक है इसमें क्या करिए, 4 का गुणा करिए, डी गुणे 4 कर दिए, जो प्राप्त हुआ उसको ABC वाली संख्या में क्या करेंगे, डी गुणे 4 जोड़ देंगे। अब जो जोड़ आया उसमें 13 से भाग देंगे, अगर भाग चली गई तो वह संख्या कट जाएगी 13 से, अन्यथा नहीं कटेगी। आप इस बात को समझ गए और साथ ही साथ एक चीज़ और मेरी जानते रहिएगा, 7 और 13 इसको अभी दिमाग से बाहर रखिए, मैं बताऊंगा इसका नियम। ये जो नियम है वह तो हमने बता दिया, लेकिन 7 और 13 का नियम थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है, यह उलझाऊ है, इसलिए यह आपका प्रश्न क्या करेगा, हल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे उस संख्या से भाग देकर देख लेंगे। सामान्यतः ये पूछता नहीं है, फिर भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल लग रहा दिया हुआ है 104, 10 गुणे 4 प्लस 4। चलिए वो तो ठीक है, वो संख्या को और अधिक तरीके से तोड़ा हुआ है, कई स्टेप करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए हमने 13 तक पढ़ लिया। अब इसके बाद आपसे सामान्यतः 13 तक पूछता है, मान लीजिए 14 का पूछ लिया तो आप 2 गुणे 7 कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दे कि 14 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 14 गुणे 14 का हो जाएगा आप 2 गुणे 7, जो 2 और 7 की शर्त पूरा करे। 15 का क्या हो जाएगा, जो 3 और 5 की शर्त पूरा करे। 16 का क्या हो जाएगा, जो 4 गुणे 4 की, या 16 का तरीके से 4 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार में 16 से भाग दीजिएगा, चला जाएगा तो ठीक है। बाकी इतना बड़ा आपसे नहीं पूछता, जो पूछता है इंपॉर्टेंट उसको हमने बता दिया है। अब एक बार पुनः से चर्चा करते हैं, कैसे 2 का, 4 का और 8 का एक जैसा है, 3 का, 9 का एक जैसा है, ठीक, 5 का, 10 का एक जैसा है। बचा आपका 7, 11 और 13। देखिए 2, 3, 4, 5, आप यहाँ 6 भी जोड़ लीजिए। चलिए 6 का भी यहीं कर लेते हैं, 6, 2, 3, 4, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 5 यहाँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 12 का भी कहीं लिखते थे, कोई मतलब नहीं है इसका, बस ऐसे ही। ये तो बिल्कुल आसान है। तो देखिए 2, 4, 8 का एक क्यों होता है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2, 4, 8 का एक होता है, वो कैसे होता है समझिए। 2 का मतलब इकाई का अंक 2 से कट जाए, 4 का मतलब इकाई और दहाई का अंक कट जाए, किससे, 4 से। 8 का मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर ये कभी आप भूलें तो 2 को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 लिखते हैं, और 8 को क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 बार 2 लिखे यानी 2 स्थान तक, 3 बार 2 लिखे यानी 3 स्थान तक, ठीक है। तो चलिए क्रमशः समझते हैं, पहले 2 का, 4 का और 8 का। 2 का मतलब क्या हो गया, इकाई, और इसको क्या लिखते हैं, 2। 4 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 लिखते हैं। 8 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं। अब आप समझिए, 1 बार 2 लिखे यानी 1 अंक, 2 बार 2 लिखे यानी 2 अंक, 3 बार 2 लिखे यानी 3 अंक। अगर किसी भी दी हुई संख्या में उसके इकाई के अंक से 2 से भाग जाती है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, या 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर हो तब वह 2 से कट जाएगी। 4 से कब कट जाएगी, जब 2 गुणे 2 यानी 2 अंकों का दी हुई संख्या में यदि 2 स्थान तक, लास्ट का इकाई और दहाई, लास्ट का 2 स्थान वाली संख्या अगर 4 से कट गई तो कट जाएगी। 8 से कब कटेगी, जब लास्ट की 3 अंक वाली संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर ये तीनों संख्या 8 से कट जाएगी तो वह पूरी की पूरी दी हुई संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। 2, 4, 8 हमने पढ़ लिया। अब एक जैसा है 3 और 9। 3 में क्या है, इसमें अंकों का योग क्या होना चाहिए दोस्तों, अंकों का योग क्या होना चाहिए, ये 3 से कट जाना चाहिए, और 9 में अंकों का योग किससे कट जाना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। बिल्कुल आसान सा है। यदि कोई भी संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह 3 से विभाजित होगी पूरी की पूरी संख्या। यदि उसके अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 6 का और 12 का। 6 का क्या है, 2 गुणे 3, 12 का क्या है, 3 गुणे 4। 6 में जो 2 और 3 की शर्त को पूरा करे, यदि कोई दी हुई संख्या 2 से और 3 से कटती है तो वह संख्या आपकी 6 से भी कटेगी, और यदि कोई दी हुई संख्या 3 से और 4 से कटती है तो वह संख्या 12 से भी कटेगी। यह भी आसान है। अब अगला नियम हमारा क्या है, 5 और 10 का एक जैसा है।
5 और 10 का एक जैसा है तो 5 का क्या है, इकाई के अंक पर 0 हो या 5 हो। कहाँ होना चाहिए, इकाई के अंक पर। और 10 में क्या है कि इकाई के अंक पर केवल 0 होना चाहिए। यदि किसी दी हुई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगी, और किसी भी दी हुई संख्या में इकाई के स्थान पर केवल 0 है तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। तो 5 और 10 का देख लिया हमने। सबसे पहले 2, 4, 8 का देखा, ठीक है। सबसे पहले 2, 4, 8 का देखा। फिर क्या देखा हमने, 3 और 9 का देखा, 6 और 12 का देखा, 5 और 10 का देखा। अब बच गया हमारा 7 और 11। 7 और 11 को हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको। 7 और 11 का आप जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आप आसानी आपके लिए यही होगी कि आप सीधे इन दोनों नंबरों से भाग देकर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें जो इसका नियम है, नियम से हल करने में यह भाग देने से ज़्यादा समय ले लेगा। और हम इस चीज़ को इसलिए हल कर रहे हैं, विभाज्यता का नियम हम इसलिए पढ़ते ही हैं ताकि हम प्रश्नों को हल करने में अपने समय की बचत करें और उस समय का सदुपयोग किसी अन्य प्रश्न में कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से 7 और 13 का जो नियम बताया गया आप उससे भी कर सकते हैं, या आप भाग देकर भी देख सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। बाकी 2, 4, 8, 3, 9, 6, 12, 5 और 10 इस तरीके से आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। और एक छूट रहा है इसमें 11 वाला। 11 का क्या है, 11 का यही है कि सम स्थान के अंकों का योग। सम और योग मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। सम स्थान के अंकों का योग, और इसमें से माइनस क्या करना है, विषम। विषम स्थान के अंकों का योग, चाहे सम पहले रहे चाहे विषम बाद में रहे। अंतर की बात हो रहा है यहाँ। अंतर का मैंने आपको चिन्ह बताया था कि अंतर का चिन्ह ऐसे होता है, बड़े में से छोटा घटाया जाता है। या तो यह 0 आए या तो ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरीके से विभाज्यता का नियम कार्य करता है और किस तरीके से हम विभाज्यता के नियम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक ज़रूरी टॉपिक आपका आता है, रोमन संख्याएं। देखिए, अब कोई सिलेबस की बात करेगा तो कहेगा सर रोमन संख्याएं तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब। हमको इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा सिलेबस तो कवर हो ही हो, सिलेबस हम पढ़े ही पढ़े, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें न छूटे जो कि परीक्षा में प्रश्न के रूप में आती हों और सिलेबस में ना आती हों। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा अक्सर होता है कि सिलेबस से बाहर की भी चीज़ें आती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, जिसका अलग से कोई सिलेबस नहीं बनाया जाता। तो आप लोग इन सब चीज़ों को बस परेशान मत होइए, आसानी से धीरे धीरे पढ़ते चलिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, रोमन संख्या है। रोमन संख्या के बारे में क्या लिखा है, प्राचीन रोम के समय में संख्याओं को लिखने का प्राचीन तरीका था जो बाद में संपूर्ण यूरोप में प्रसिद्ध हुआ और आज लगभग संपूर्ण देशों में गणनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग सीटेट का एक प्रश्न हल किए थे तो उसमें शायद रोमन का एक प्रश्न था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मिलेगा तो मैं तुरंत उसको अगर याद आ जाता है तो इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं इसमें उसको शामिल कर लूँगा। रोमन कहाँ से, प्राचीन रोम में रोमन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। रोमन नंबर वह संख्या है जो अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षरों से मिलकर बना है जिसे रोमन संख्या कहते हैं। किनसे मिलकर बना है दोस्तों, I, V, X, L, C, D, M, ठीक है। ये 7 अक्षर हैं। कभी भी आपसे पूछे कि रोमन संख्या में कितने अंकों का, कितने अक्षरों का प्रयोग, कितनी लेटर्स का, कितने अक्षर का प्रयोग किया जाता है, तो वो कितने हैं, I है, V है, X है, L है, C है, D है और M है, 7 है। अंग्रेजी वर्णमाला के 7 बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, I, V, X, L, C, D, M, ठीक है। अब आइए इनके मान के बारे में देख लेते हैं। I का मान क्या होता है, जो I होता है उसका मान सदैव होता है 1, I का मान 1, V का मान 5 होता है, X का मान 10 होता है, L का मान 50 होता है, C का मतलब 100 होता है, D का मतलब 1000 होता है, नहीं D का मतलब 500 होता है और M का मतलब होता है 1000, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर I का मान 1, V का मान 5, X का मान 10, L का मान 50 और उसके बाद क्या है, C का मान 100।
सी का मान 100, डी का मान 500, एम का मान 1000। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो हो गई। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और बताना है कि रोमन संख्या में मुख्यतः 7 अक्षरों का प्रयोग होता है, और साथ ही साथ हम उसके मान को भी देख लिए, लेकिन अब रोमन संख्या को हम लिखेंगे कैसे, यह जरूरी चीज़ हो गई। ठीक है, तो ज़रूरी चीज़ ये है कि तो पहले उसको आप यहाँ समझिए जो मैं बता रहा हूँ, आप अपनी कापी पर कहीं इसको नोट करते चलिए। सबसे पहला नियम ये है कि किसी भी अक्षर को, जो ये साइन है, जो संकेत है, जो चिन्ह है, इसको 3 से अधिक बार नहीं लिखना है। 3 से अधिक बार नहीं लिखना है, मतलब अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है? 3 बार। जैसे मैं लिख सकता हूँ आई आई आई, ऐसे लिख सकता हूँ, या वी 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 लिख सकता हूँ, या सी 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 लिख सकता हूँ। 4 बार नहीं लिख सकता, यह गलत हो जाएगा। अधिकतम कितनी बार? अधिकतम कितनी बार? अधिकतम 3 बार लिखना है। चलिए, उसके बाद क्या है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी चिन्ह के दाहिने ओर कोई चिन्ह लिखा है, तो अगर चिन्ह के दाहिने ओर कोई भी चिन्ह लिखा हुआ तो यह उसमें क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़। जैसे वी है, वी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 5। अब इसके बगल में अगर आई लिख दिया गया तो 5, आई का मान एक कितना हो गया? 6। ठीक है, अगर किसी भी संकेत के दाहिनी तरफ कुछ लिखा है तो वह उसको जोड़ दिया जाएगा, और किसी भी संकेत के, अगर कोई भी संकेत है, मान लीजिए यहाँ कोई भी संकेत है, इसकी बाईं तरफ लेफ्ट साइड कुछ लिखा गया है तो उसको क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। ये तो आप जान गए मूलतः नियम, लेकिन अब यहाँ समस्या आती कि आप ये कैसे जानेंगे कि ये जो सेंटर में है ये कौन सा अंक होगा। ठीक, आप समझे? चलिए, अब देखिए, इसको इस तरीके से हम तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप लिखिए 10, तो आप क्या किए? 10 को बस सीधे सीधे x लिख दिए। ठीक, अगर हमने आपसे कहा कि लिखिए 15, ठीक, 15 लिखने के लिए कह दिया। अब 15 को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं 10 धन 5, और 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं 20 माइनस 5। ठीक, 10 धन 5 और 20 माइनस 5 लिख सकते हैं कि नहीं? अब अगर इसको लिखना हो हमें रोमन में, तो 10 धन 5 को क्या लिखेंगे? x लिख देंगे, v का 5 का मान v, एक्स भी हो गया। लेकिन अगर हमें ये लिखना हो 20 माइनस 5, इस तरीके से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स 20 हो गया, इसके पहले 5 कर देंगे, 20 में से 5। अब देखिए यहाँ सही कौन होगा? सही हमेशा ये होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जब हम एक चिन्ह का एक बार प्रयोग करके 15 लिख सकते हैं तो हमें उस चिन्ह को 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि 25 लिखना है, 25, तो 25 को आप कैसे लिखेंगे? 10 धन 10 धन 5। ठीक, अगर आपको मान लीजिए 35 लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? 10 धन 10 धन 10 धन 5। अगर मान लीजिए आपको यहीं 45 लिखना है तो अब आप देखिए 10 को लिखेंगे तो 4 बार 10 लिखना पड़ेगा। बात समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 10 धन 10 धन 10, एक बार और 10, तब जाके ये 5 होगा ना दोस्तों। अब मान लीजिए 25 है, ठीक, 25 है तो 25 को 10 10 20 धन 5 लिख दिए तो 10 का मान x और v, यानी x v को हम क्या बोलेंगे? 25। 35 लिखना है तो ट्रिपल x और v, तो क्या हो जाएगा? ये 35 हो गया। लेकिन अब अगर 45 को लिखना है, अगर 25 और 35 आप समझ गए, इसमें 2 बार एक ही चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसमें 3 बार एक ही चिन्ह का प्रयोग हुआ। जगह ना होने के कारण मैं एक बार रुकिए 45 को अलग से लिखता हूँ। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर 45 है, 45 को हम क्या लिखेंगे? 10 धन 10, अगर 10 के फॉर्म में तोड़ें तो 10 धन v। अब देखिए इसको लिखेंगे x v। आपसे मैंने क्या कहा कि चिन्ह को 3 से अधिक बार नहीं लिखना है। 3 बार तो हो गया, अब ये एक बार अधिक लिखेंगे तो यह रोमन में गलत हो जाएगा। इसलिए हमको कैसे तोड़ना पड़ेगा इस संख्या को? इस संख्या को 40 को हमें तोड़ना पड़ेगा। 40 को हम लिख सकते हैं कि नहीं? 50 माइनस 5, 50 माइनस 5 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? 50 माइनस 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब 50 को हम क्या लिखते हैं? l। अब 5 घटाना है तो इधर v लिख दीजिए। अगर 55 लिखना था तो ये l लिख के इसके साइड दाहिनी साइड लिख देते। घटाना है तो जो मूल आधार है उसके बाईं तरफ, और जोड़ना है तो जो मूल आधार है उसके दाहिनी तरफ। चलिए
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा, पहले इसको एक बार समझ लीजिए। क्या कह रहा है, यदि एक बड़ी संख्या के दाईं तरफ कोई छोटी संख्या हो तो उसे बाईं तरफ वाली बड़ी संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे v क्या है, बड़ा है, x क्या है, बड़ा है, x क्या है, बड़ा है, v का मान 5, x का मान 10 और x का मान 10। अब v है, v का मान हो गया 5, उसके बाद 2 बार आई है तो 1 और 1 आप कर दीजिए, 5 धन 2 बराबर 7। चलिए x है, x का मान 10 हो गया, 10 के बाद v है, v का मान 5 हो गया, v के बाद 1 है, 1 हो गया, 16 हो गया। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद 10 है, x है, x का मान 10, v का मान 5 प्लस 3 बार 1 है तो उसका मान 1 धन 1 धन 1, 10 5 15 3 18 हो गया। तो अगर कोई बड़ी संख्या लिखी है, क्या है, बड़ी संख्या है, और इसके राइट साइड में जो भी छोटी संख्याएं लिखी हैं उसको क्रमशः इसी में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, यदि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं तरफ स्थिर हो, अगर मान लीजिए ये x बड़ी संख्या हो गई, इसकी बाईं तरफ कोई संख्या है तो इसको उसमें से क्या करना है, घटा देना है। जैसे i v लिखा हुआ है, v क्या है, 5 है, i का मान क्या है, 1 है, यह छोटी है या बड़ी है, इसके बाईं तरफ हो गई यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो यह क्या है, 4 है। i है, x है, x क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसके बाईं तरफ 1 है तो 10 में से 1 घटा दिए, कितना बचा, 9। ठीक है दोस्तों, तो इसमें समझना यही है कि यदि किसी बड़ी संख्या के दाहिने तरफ राइट साइड कोई अंक लिखा है, छोटा नंबर लिखा है, तो वह उस बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाएगा, और यदि उसी बड़ी संख्या के बाईं तरफ कोई छोटा अंक लिखा हुआ है तो उस संख्या को उस बड़ी वाली संख्या में से घटा दिया जाएगा। देखते हैं इसमें कुछ और नियम बचा हुआ है। यही लिखा होगा कि 3 बार से अधिक का प्रयोग नहीं करते। रोमन संख्याओं का प्रयोग लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे 3 बार लिख दिए तो ये 3 हो गया, ये v तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, ये 5 5 5 हो गया। ठीक है, x x x हो गया तो 10 धन 10 धन 10, ये 25 हो गया, 10 धन 10 धन 10, ये 30 हो गया। तो अब आप देखिए, आप इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे। अब पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको एक बार पुनः ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनना ये है कि रोमन संख्याओं में पहला नियम ये कहता है कि किसी भी चिन्ह को 3 से अधिक बार नहीं लिखना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, 3 से अधिक बार नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए पहला नियम, 3 से अधिक बार किसी भी चिन्ह को नहीं लिखना है। दूसरा, अगर किसी भी बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या मान लीजिए आप, बड़ी संख्या मतलब लार्ज नंबर, यल से लार्ज नंबर, इसके दाहिनी तरफ राइट साइड अगर कोई नंबर है तो उसको उसमें जोड़ देंगे। यदि किसी बड़ी संख्या के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड कोई नंबर है, लार्ज का मतलब यहाँ मिटा देंगे, तो लार्ज और लेफ्ट में कन्फ्यूज जाएंगे। यदि कोई ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के बाईं और कोई नंबर है तो उसको उस बड़ी वाली संख्या में से घटा देंगे। बस 3 नियम का आपको ध्यान देना है, आप आसानी से रोमन संख्याओं को कर ले जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, 1 के लिए क्या लिखते हैं, आप आई लिख दिए, 2 के लिए क्या लिख दिए, डबल आई लिख दिए, 3 के लिए ट्रिपल आई लिख दिए। ठीक है, 4 के लिए, अब 4 लिखना है तो पहले 5 लिखे, 5 के आगे 1 आई लिख दिए, 5 तो 5 हो ही गया। ठीक है, 6 लिखना है, 5 लिख के 1 आई बढ़ा दीजिए, 7 लिखना है, 5 लिख के 2 आई बढ़ा दीजिए, 8 लिखना है, 5 लिख के 3 आई बढ़ा दीजिए। ठीक, इस तरीके से आप करिएगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ संख्याएं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसको लिख कर लाइएगा। ठीक है, जैसे 14 18 22 23 19। देखिए ये नंबर को आप नोट करिए, इसको आपको रोमन में लिखना है। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछेगा। मान लीजिए हम आपको 40 दे दिए, चलिए 105 ले लीजिए। ठीक है, 105 हो गया, 85 हो गया, ठीक है, 70 हो गया, और 30 हो गया, 45 हो गया। अब एक तरफ से आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम रुक जाते हैं 10 सेकेंड, फिर से आपको नंबर हम गिनवा दे रहे हैं। देखिए एक तरफ से लिखते चलिए, 14 हो गया, 23 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 30 22 40 85 45 105 70। ठीक है, इन संख्याओं को आप क्या करेंगे, रोमन में लिखकर दिखाएंगे। किसमें, रोमन नंबर में लिखकर दिखाएंगे। आपको जो भी समस्या आएगी आप हमको बताइएगा। देखिए आपके सामने हमने जो पढ़ा है अभी तक 2 क्लासों में, एक हो गया विभाज्यता का नियम,
जिसका डाउट नहीं सॉल्व किया गया है अभी, और दूसरा हो गया रोमन संख्या। ठीक है, रोमन संख्या और विभाज्यता के नियम में संबंधित जो भी डाउट हैं, आप जल्द से जल्द जब भी क्लास आपको मिलती है आप क्लास को देखिए और अपने डाउट्स को हमको बताइए, क्योंकि अब संख्या पद्धति में एक क्लास और बची है, एक क्लास जिसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं, उस विशेष चीज़ों के साथ साथ डाउट को क्लियर करेंगे। या अगर इन विशेष चीज़ों को बताने में पूरी क्लास ओवर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, एक नई क्लास डाउट क्लास के नाम से कर लेंगे हम। देखिए उसके बाद हम अपना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप हैरान बिल्कुल मत होइएगा, आपको परेशान होना ही नहीं है। क्यों नहीं परेशान होना है, मैं जानबूझकर नंबर सिस्टम पर ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ। अभी हमारे पास वक्त भी है, ऐसा नहीं है। हम अगर चाहें तो 15 दिन में पूरी गणित पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। हमको इतना जल्दी पढ़ना ही नहीं है, हमको पहले गणित को अच्छे तरीके से समझना है। भले 15 के बदले 30 या 45 दिन लग जाए, ठीक है, लेकिन हम आसानी से इसको कर ले जाएंगे। मिला के 10 से 12 टॉपिक हैं, एक टॉपिक आपका 1-2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो बचा है वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे मेरा ये मानना है कि टोटल अगर 30 क्लास कर ली जाए तो 30 क्लास में मैथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 30 + 10 क्लास करूँ, थोड़ा आसानी से आपको बेसिक से बताते हुए चलूँ। 40 क्लास में ख़त्म करूँ, और 40 क्लास का मतलब 40 दिन, और उसके बाद कम से कम 10 दिन हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, और जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक हम लोग मॉडल पेपर हल करते रहेंगे। तो पहले 40 दिन का ये आप हमें सहयोग कीजिए। हम पहले एक बार मैथ को टॉपिक वाइज सॉल्व करते हुए, उसके प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलें। और साथ ही साथ आप एक चीज़ ये ध्यान दिया कीजिए कि जब भी आप गणित लगा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी प्रैक्टिस सेट हल करिए, तो गणित को छोड़िए मत। उसमें आप खोजिए कि आपको नंबर सिस्टम के प्रश्न कहाँ मिल रहे हैं, और जहाँ भी नंबर सिस्टम के प्रश्न हों आप वहाँ से उन प्रश्नों को उठाइए, हल कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, ताकि आप देखिए कि आप प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार की प्रश्नों को हल करने में आपको समस्या होती है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम और हिमांशु सर दोनों लोग आपके लिए 24/7 उपलब्ध हैं। आप अपने डाउट को क्लियर कीजिए। हमारा केवल एक उद्देश्य है, केवल एक लक्ष्य है, हमको आपको जो हमने लक्ष्य बनाया है 120, बस इसको पार करना है। चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, चाहे टीचर को करनी पड़े, चाहे स्टूडेंट को करनी पड़े, किया जाएगा। बस हम 120 प्लस लाना है तो लाना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और निवेदन ये है कि आप क्लासेस को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके घर में पढ़ने वाले हों, कोई भी हो, उनके यहाँ तक शेयर कीजिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि ये क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी अच्छी है, और इस बेसिक से ऐसा टीचर शायद कोई पढ़ाता होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, मुझे आपको गणित सिखाना है। मैं किसी की बुराई, कोई सब सारे अध्यापक बहुत ही अच्छे हैं, हर किसी के पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेहतर है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं अपने तरीके की बात करूं तो मुझे क्या करना है, मुझे आप सभी को मैथ सिखाना है। और मैथ ऐसे सिखाना है कि मेरे एक बार पढ़ाने के बाद आप किसी अन्य को आप पढ़ा सकें। बस मेरा इतना सा कहना है। तो इसलिए आप क्लासेस को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, अपने रिश्तेदार या परिवार के कोई छात्र पढ़ने वाले हों तो उनके पास भेजा करिए, ताकि ये लोग आसानी से इस चीज़ को पढ़ें, ग्रहण करें और खूब आसानी से अपने रिजल्ट को अच्छे से अच्छा लाने का प्रयास करें। जो हम अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करें, 120 नंबर वाला। और ये बार बार बताता हूँ कि 199 रुपीज़ आपके लिए एक सहयोग राशि के रूप में है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वह जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है। आप लोग सोचते होंगे कि सर अभी तो मान लीजिए केवल क्लासेस चल रही है, तो दोस्तों बस एक होता है ट्रैक, धीरे धीरे जब ये गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, अभी फ़िलहाल देखिए क्लासेस कंटिन्यू लगभग चलना शुरू हो गई हैं और हमेशा चलेंगे कंटिन्यू। अल्टरनेट क्लास हो जाएगी, हो सकता है एक दिन सीडीपी रहे तो एक दिन मैथ रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई दिन आपका खाली जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खूब मेहनत से आपके सामने क्लासेस जाएगी, आप लोग उसको हल कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और अपने डाउट्स को हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ भी विभाज्यता के नियम से और रोमन संख्याओं से या पूरे नंबर सिस्टम से जो कुछ भी डाउट होगा आप वह हमसे शेयर करेंगे और हम आपका उसका सलूशन ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।